ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पूर्व कंसल्टेंट डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला की एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। इस समय हमारे देश में कोविड के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 2200 से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है, इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 190 करोड़ 65 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और आज भी 12 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। 12 से 14 साल के बच्चों की अगर हम बात करें तो इन्हें 4 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। प्रिकॉशनरी डोज भी इस समय लगाई जा रही है। अगर आप अभी तक आपने ये नहीं लगवाया है और आप इस ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो आप इसे भी लगवा सकते हैं। अब तक 3 करोड़ लोगों ने प्रिकॉशनरी डोज लगवा ली है। और आपको ये भी बता दें कि 87% 18 वर्ष से अधिक लोग, उनका जो है कोविड टीकाकरण जो है वो पूरा हो गया है। और श्रोताओं, कोरोना, उसकी वैक्सीन और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के पूर्व कंसल्टेंट डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। डॉक्टर वार्ष्णेय, नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी नमस्कार, धन्यवाद। श्रोताओं, आप भी हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342164 यानी 01123421764 पर आप सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल #AskAIR पर अपने सवाल आप पोस्ट भी कर सकते हैं। और अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर वार्ष्णेय। सबसे पहले बात करते हैं देश में कोविड की वर्तमान स्थिति पर। हालांकि अभी केसेस जो हैं बढ़ता हुआ ट्रेंड है, बट स्थिति जो है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में है। ऐसे में आप मौजूदा स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, डेफिनेटली थोड़े से केस बढ़ने शुरू हुए हैं, लेकिन जैसा आपने खुद कहा कि केस स्थिति नियंत्रण में है, नियंत्रण के बाहर नहीं है। और जो हमारी इन्फेक्शस रेट है, या जिसको हम रिप्रोडक्शन रेट बोलते हैं या R-value बोलते हैं, वो अभी 1 से कम है। इसका मतलब है कि एक आदमी जो है अपने से कम लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये एक, अगर इन्फेक्शन की बात करें तो ये बेटर स्टेज होती है। हालांकि फिर भी हमें सावधानियां नहीं हटानी, क्योंकि देखिए ये वायरस, जैसे हम लगातार पिछले 2 साल से बात कर रहे हैं कि ये रेस्पिरेटरी वायरस है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर फैलता है। तो वैक्सीनेशन तो देखिए जो है ही वो प्रिवेंशन के लिए एंटीबॉडी, लेकिन इंडिविजुअल के लिए बार बार हम सब लोगों ने कहा कि मास्क पहनना आवश्यक है। अगर हम मास्क पहनते हैं सभी लोग, तो एक दूसरे से जो है इन्फेक्शन फैलने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। बीच में देखिए कई जगह मास्क को रिलैक्स किया गया था, लेकिन फिर ये देखा गया कि मास्क के उतारने से लोगों ने फिर भीड़ काफी हो गई, फिर केस बढ़ने शुरू हो गए। तो काफी सरकारों ने फिर से मास्क को मैंडेटरी कर दिया है और उसमें मास्क ना पहनने पर कुछ जगह पेनाल्टी भी लगाई है। लेकिन मैं हर एक अपने जो है श्रोता से या देशवासी से यही आग्रह करूंगा कि वो वॉलंटरी मास्क को पहने, क्योंकि ये ही बचाव का सबसे उपयुक्त साधन। जी। और डॉक्टर वार्ष्णेय, बहुत सारे लिसनर्स हैं जो हमें कॉल कर रहे हैं और कुछ कॉल्स लेते हैं, फिर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। रुख करते हैं बिहार में पूर्णिया का, जहां से मजहर आलम जी जुड़ गए हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। मजहर जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी मजहर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू सर। ये जानकारी लेना था आपसे। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब से भी, कि अभी भी हम देख rहे हैं कि लगभग 25% आदमी कोरोना का टीका नहीं लिया है और वो क्या करता है कि इधर उधर भटक रहे। वो बता रहे कि कोई जरूरी नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस लागू किए हैं या नहीं? जी डॉक्टर वार्ष्णेय, देखिए सभी, देखिए एडवाइजरी हर जगह से हुई, गवर्नमेंट ने भी एडवाइजरी लगातार है। हम लोगों ने भी, सभी ने, जो स्वास्थ्य के डॉक्टर्स वगैरह है या सभी प्लेटफॉर्म से मीडिया ने भी सबको खबर दी है कि भाई ये आपके लिए उपयोगी है और काफी हद तक अच्छा रिस्पॉन्स है। पर
जैसा आपने कहा कि कुछ लोगों में हमेशा ही डर बैठा रहता है कि शायद ही हमें नुकसान कर देगा, लेकिन जिस तरीके की बात अभी बताई कि जी ने कि 190 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीनेशन लग गए और हर ग्रुप में जिसमें भी वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है, चाहे वो पहले हमारे एडल्ट ग्रुप में थी 60 के ऊपर, फिर 18 से जो है 60 में दी गई, फिर बच्चों में 15 से 18, फिर 12 से 15, तो हर ग्रुप में लोगों ने अच्छा उसको रिस्पॉन्स दिया है, क्योंकि अब ये लोगों को जो ज्यादातर को समझ में आ गया कि वैक्सीनेशन जो है वो बहुत उपयोगी है, यही हमें वायरस से बचा सकती है और काफी हद तक सुरक्षित है, क्योंकि इतना लंबा जो देखिए वैक्सीनेशन संसार का मैं तो कह सकता हूँ सबसे बड़ा वैक्सीनेशन है, और जो अनुभव रहा है कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब साइड इफेक्ट का मतलब है माइल्ड साइड इफेक्ट हो गए, जहाँ पे इंजेक्शन लगा वहां पे एक आध दिन के लिए हल्का पेन हो गया, या किसी को हल्का बुखार आ गया, या तो शरीर दर्द हो गया, जो 1-2 दिन में गायब हो जाते हैं, तो ये कोई बहुत मामूली साइड इफेक्ट है, अदरवाइज कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। तो सारी वैक्सीनेशन जो भी उपलब्ध हैं हर ग्रुप में, वो मैं फिर से लोगों को सलाह दूंगा कि वो तुरंत से तुरंत अगर नहीं कराया है तो अपना वैक्सीनेशन कराएं, जिन्होंने बूस्टर नहीं लगवाया बूस्टर लगवाएं, जो प्रिकॉशनरी डोज के लिए एलिजिबल है वो लगवाएं, जो बच्चे डोज के लिए एलिजिबल हैं वो उनके माता पिता से मैं फिर से आग्रह करूंगा कि वो उनको तुरंत ही नजदीकी सेंटर पर ले जाके वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि यही हमें वायरस से बचाने का सबसे उपयोगी चीज है। और दूसरा, जैसे मैंने बार बार कहा कि मास्क जरूर पहनें, बाकी अपने हाथों की सफाई रखें, और देखिए सामाजिक दूरी बना पाना जो तीसरा है वो बड़ा मुश्किल है, कि जब हम सब जगह जाते हैं, इतनी भीड़ है हमारे देश में, तो वो एडवाइजरी तो होती है परंतु वो प्रैक्टिकल हो नहीं पाता। जी बिल्कुल। और डॉक्टर वार्ष्णेय, आपने बच्चों के टीकाकरण की बात की है, तो 12 से 14 साल के बच्चों में अब तक बहुत अच्छा टीकाकरण लोग बच्चे करवा रहे हैं, और 4 करोड़ 15 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोजेस लगाई जा चुकी हैं इन बच्चों में। तो बच्चे काफी रुचि दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम में, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जी, सभी को ये समझ में आ गया, क्योंकि बच्चे अब देखिए स्कूल जा रहे हैं, तो सभी पेरेंट्स भी, बच्चे भी उस एज में समझदार होते हैं, पेरेंट्स भी है, और बाकी टीचर या जो भी सभी लोग उससे जड़े हुए हैं शिक्षा से, वो सभी को समझ में आ गया कि ये बहुत आवश्यक है। और वर्की जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोगों के पास इंक्वायरी आती कि भाई कब सरकार 12 से भी नीचे वाले ग्रुप में, 5 से 12 वाले ग्रुप में, या 2 से 5 वाले ग्रुप में एडवाइज करेगी। और इस पे देखिए पहले काफी स्टडी हुई है एम्स वगैरह में और संस्थानों में, 2 से ऊपर के सारे बच्चों में हुई है, तो उनके भी डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं, और हो सकता है बहुत जल्दी जो है 2 से ऊपर के जितने बच्चे हैं 2 साल के, सभी को कोई ना कोई वैक्सीनेशन उपलब्ध हो जाए। और इस बीच बड़ौद से हमारे रेगुलर कॉलर महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। महेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। जी नमस्कार जी। महेश जी बताइए। मैं जानना चाहता हूँ जी, लोग बाग जो है मास्क भी नहीं लगा रहे और भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, सब कुछ खुला हुआ है, ये बताओ इस जो पोजीशन में हम किस तरह रहेंगे, और जो है कोरोना का अंत कब तक होएगा, ये बताने की कृपा करें। देखिए जहाँ तक मास्क की है, डेफिनेटली ये एक चिंता हमेशा रहती है कि जब हम सामाजिक जगह पे देखते हैं तो हम ये वाकई ऑब्जर्व करते हैं कि काफी लोग मास्क नहीं लगाते किसी भी वजह से, चाहे तो उनको मास्क लगाने से परेशानी हो जाती है, या कई बार थोड़ा सा सांस लेने में उनको अजीब सा लगने लगता है, या जस्ट लापरवाही है ये बात की कि अब तो वायरस रहा नहीं, वायरस चला गया, या जो अभी जैसे वायरस के सिम्टम आ रहे हैं वो बहुत ही माइल्ड सिम्टम आ रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन की फॉर्चुनेटली जरूरत नहीं पड़ रही, तो ये भी एक कंप्लेसेंसी हो जाती है लोगों पे कि अच्छा अब तो ये मामूली सा इन्फेक्शन है, सिर्फ सर्दी जुकाम बुखार रह गया, तो वो भी एक चीज आती है। और डेफिनेटली जब कोई बीमारी लंबे समय तक चलती है तो एक जो है वो फटीग, जिसको कहते हैं ना साइकोलॉजिकल फटीग, कि भाई थक गए, वो चीज लोगों में आ जाती है। परंतु मैं फिर से यही कहूंगा कि अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने घर वालों की सुरक्षा के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप हमेशा जहां तक पॉसिबल हो मास्क का उपयोग करें, और बहुत ज्यादा अगर जरूरत ना हो तो जहां पे भी बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग है उनको अगर अवॉइड कर सकते हो, पर्टिकुलरली जो एल्डरली ग्रुप है हमारा, एल्डरली या जिनको कोमोर्बिडिटी कंडीशन से ज्यादा है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, लिवर डिजीज है, HIV है, या जो
इम्यूनो सप्रेशन ड्रग, क्योंकि इन लोगों में देखिए अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो बहुत जल्दी सीरियस हो जाता है। तो ऐसे लोग सांस के मरीज हैं, अस्थमा के मरीज हैं, अगर उनको बहुत आवश्यकता हो तो वो बाहर ना जाएं, बाकी लोगों को जाने दें। और वैक्सीनेशन कई लोगों में, जैसे मैंने अभी भी देखा कि बहुत से हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें लगता है कि हम तो बाहर जाते नहीं तो हमें वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। तो मैं फिर से उनको एडवाइस करूंगा कि अगर वो बाहर नहीं भी जा रहे फिर भी वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि देखिए आपके जो यंग पॉपुलेशन है वो बाहर जा रही है, अगर वो भी कोई इन्फेक्शन लेके आ गए तो घर में तो फिर मास्क पहनना लगभग असंभव सही हो जाता है, तो उससे भी बुजुर्गों को या बड़े लोगों को इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ये चीजें जरूर करें, इसी से हमारी सबकी सुरक्षा हो सकती है। जहां तक देखिए वायरस का एक क्वेश्चन आपने उठाया कि कब ये बीमारी चली जाएगी, ये वायरस चला जाएगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वायरस देखिए आरएनए वायरस है, अपना रूप बदलता रहता है, कई इसके वेरिएंट आ गए, आगे भी बहुत से वेरिएंट आ सकते हैं। तो नेचर से लड़ाई है, अब ये कब तक जाएगा ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ता चला जाता है पूरे संसार में, वैसे वैसे जब इम्यून रिएक्शन हमारी बढ़ जाती है, चाहे हमारी पब्लिक को नेचुरल वैक्सीनेशन बीमारी से हो जाए या हम वैक्सीनेशन खुद करते हैं, तो जब इम्यून लेवल काफी अच्छा हो जाता है, 80% से ज्यादा पॉपुलेशन कवर हो जाती है, तो धीरे धीरे वायरस बहुत वीकेंड हो जाता है, वीक हो जाता है, और फिर कई बार जो है वायरस गायब तो नहीं होता पर वो एंडेमिक हो जाता है। एंडेमिक का मतलब है अब वो समाज में बहुत हल्के रूप पर रह रहा है, और जैसा फिर हम लोग बार करेंगे वो मामूली सी जैसे सर्दी, जैसे पहले भी कई वायरस हैं, पहले जो H1N1 वायरस आता है जिसको कॉमनली हम स्वाइन फ्लू कहते थे, जब वो आया था तो उसका प्रकोप बहुत ज्यादा था, अब वही भी वो समाज में व्याप्त है लेकिन बहुत ही लो इंटेंसिटी में। तो इसलिए वायरस की जो एग्रेशन है या वो कम होता चला जाता है, परंतु पूरी तरीके से वायरस कई बार खत्म नहीं भी हो पाता। जी बिल्कुल। और डॉक्टर वार्ष्णेय, अब दिल्ली की गर्मी से निकलकर चलते हैं हिमाचल की ठंड की ओर और बात करते हैं कुल्लू में मौजूद हमारे लिसनर राजू सिंह से। राजू जी नमस्कार। सर नमस्कार जी। राजू जी कैसे हैं आप? सर मेरे दो प्रश्न है। जी बताएं। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि सर जो है नेपाल जैसे कंट्री में अब केसेस जो है सिंगल डिजिट में आ रहे हैं, 8, 9, 10 जैसे आ रहे हैं, तो सर हमारे यहाँ पर इतनी फैसिलिटी होके भी जो केस जो है वो 4, 5 डिजिट में है, ऐसा क्यों है जी? तो सर दूसरा प्रश्न में सर ये है कि हमें सर ये बताया जाए कि आंकड़े में सर ये नहीं बताते हैं कि ज्यादा कोरोना फीमेल को हो रहा है या मेल को हो रहा है। जी डॉक्टर वार्ष्णेय, इनके दोनों सवाल एकदम डिफरेंट हैं। हाँ, कोरोना वायरस तो देखिए मेल फीमेल बच्चे ये तो किसी में डिस्टिंग्विश नहीं करता, ये तो हर एक को ही होता है जो भी एक्सपोज हो जाएगा वायरस। ये जरूर हो सकता है कि जो हमारे मेल लोग हैं वो बहुत ज्यादा जैसे काम के लिए बाहर निकलते हैं तो वो शायद उनमें उस समय इन्फेक्शन का रेट ज्यादा है। अगर फीमेल उतनी ज्यादा घर से बाहर नहीं निकली तो हो सकता है उनमें कम रहा हो। बच्चे भी जैसे जब शुरू में थे तो बाहर नहीं निकले तो फिर स्कूल नहीं गए तो उनमें इन्फेक्शन रेट उस समय कम रहा होगा। लेकिन जो भी बाहर निकलता है और अगर किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसको इन्फेक्शन होने का डर रहता है। वायरस इस तरीके से कोई डिस्टिंग्विश नहीं करता। और देखिए वायरस का देखिए ये बात पक्की है कि भाई अगर आपका इम्यून लेवल अच्छा है किसी का भी, चाहे उसने वैक्सीनेशन करा लिया है या उसको पहले इन्फेक्शन हो चुके हैं, तो उससे जो एंटीबॉडी बन जाती है। तो ये वैक्सीन देखा गया है कि जैसे वैक्सीनेशन या इन्फेक्शन से 6 से लेकर 9 महीने तक एंटीबॉडी रहती है, तो उस लेवल तक तो आपको काफी हद तक बचाव हो जाता है। लेकिन ये देखा गया है कि 9 महीने के बाद एंटीबॉडी कम हो जाती है। इसीलिए भारत सरकार ने अभी जो है आपको बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज एडल्ट पॉपुलेशन में 9 महीने के बाद एडवाइस की है। वो इसीलिए है जिससे कि आपकी जो इम्यूनिटी लो हो जाए वो फिर से ज्यादा हो जाए और फिर आप इस इन्फेक्शन के खतरे से काफी हद तक बच सकते। जी बिल्कुल। और रुख करते हैं महाराष्ट्र में थाने का, जहां से गुरुनाथ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। गुरुनाथ जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी गुरुनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन है सर, जो बीच में जो पिछले टाइम जो WHO जो
कंट्रोवर्सी क्रिएट की है कि हमारे देश में 47 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है। सर उन्होंने किस तरह से कैलकुलेशन किया, क्या हमारे देश की इमेज खराब करने के लिए, क्योंकि WHO का जो बॉस है वो तो चाइना का है, तो सर ये कहाँ तक उचित है उन्होंने जो कहा है? देखिए WHO ने, देखिए आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। WHO ने अपने कुछ आंकड़े दिए हैं और भारत सरकार ने उसको रेस्पॉन्स दिया है, और जहां तक मैं देख रहा था कि हमारे भारत सरकार ने ये स्टैंड लिया है कि जो WHO की मेथोडोलॉजी है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, और ये जो आंकड़े दिए गए हैं उससे हमारी सरकार जो है वो नहीं एक तरीके से उसको मान रही है। ये देखिए आंकड़ों का खेल होता है और वो उस लेवल पे हो रहा है, परंतु देखिए आंकड़े अपनी जगह होते हैं। हम लोग जो इंडिविजुअल है, देखिए आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, जो अनुभव होता है वो जरूरी है। अगर मैं ये कहूं कि जैसे डेल्टा वेव जब आया था, हम कुछ भी आंक लेते हैं, लेकिन उस समय लोगों को इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा था, बहुत लोग बीमार हो रहे थे, बहुत अस्पताल में जा रहे थे, तो आप कुछ भी आंकड़ा दीजिए, वो समाज में तो बीमारी बढ़ रही थी। इस समय अगर आप कोई भी आंकड़े देते हैं तो हम देखते हैं सबका अनुभव है कि इन्फेक्शन का रेट बहुत कम है और इन्फेक्शन बड़ा लो लेवल का है और उसके सिम्टम भी बहुत कम है। तो ये अपनी जगह है, पर इंडिविजुअल को देखिए ये तो आंकड़े जो है सरकारों के बीच में चलते रहते हैं, या हमारी विश्व स्वास्थ्य संगठन है उनकी अपनी मेथोडोलॉजी है, उस पर जो है कई सरकारें फिर अपना ऑब्जेक्शन दायर करती हैं, फिर उसके रिवटल आ सकते हैं, तो वो अपनी जगह चलता है। हम लोगों के लिए वही करना है, सभी नागरिकों के लिए, कि वो अपना वैक्सीनेशन जैसे जैसे सरकारें एडवाइज करती हैं वैसे वैसे कराते रहें और मास्क का उपयोग करते रहें जब तक कि ये वायरस गायब नहीं हो जाता। जी बिल्कुल। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के पूर्व कंसल्टेंट डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। आप भी डॉक्टर वार्ष्णेय से सवाल कर सकते हैं। तरीका है, आपको हमारे स्टूडियो में कॉल करना होगा। स्टूडियो का नंबर है दिल्ली का कोड 011-23421764 यानी 011-23421764। और डॉक्टर वार्ष्णेय, हमारे एक लिसनर हमें मेल पे लिख रहे हैं कि क्योंकि आपका मेडिसिन में एक लंबा अनुभव है और इनको जो है अभी इन्होंने रिसेंटली टेस्ट कराया है और इनका कह रहे हैं कि शुगर लेवल अभी 118 आया है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या मतलब इन्हें पहले से शुगर था या पता नहीं था, तो अब इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए अगर फास्टिक शुगर लेवल 118 है तो बॉर्डर लाइन ज्यादा है। नॉर्मली हम 110 से नीचे जो है उसको नॉर्मल मानते हैं। इसके लिए मैं एक तो एडवाइस करूंगा कि एक 3 महीने का टेस्ट होता है जिसको हम HbA1c बोलते हैं, तो वो कराने से हमें ये पता लगता है कि पिछले लगभग 3 महीने का इनका बॉडी में एवरेज ब्लड शुगर कितना रहा। अगर वो 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर 6.5 से ज्यादा है तो फिर हम उसको डायबिटीज बोलते हैं, और अगर वो 6 से लेकर 6.5 के बीच में है तो वो प्री डायबिटीज बोलते हैं। प्री डायबिटीज का मतलब है कि ऐसे लोगों में वो डायबिटीज हो सकती है अगर वो अपने खान पीन का ध्यान ना रखें और अपनी एक्सरसाइज का ध्यान ना रखें। तो ये बहुत ही जागरूक है, अच्छी बात है, ये टेस्ट कराएं। और अभी जो देखिए लेवल है वो डायबिटीज वाले लेवल तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो प्री डायबिटीज, क्योंकि ये देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमारे देश में लगभग जो है 7-8 करोड़ लोग डायबिटीज हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा लगभग 10-12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटीज स्टेज में है, जो टेस्ट नहीं कराते, उनको पता नहीं, और धीरे धीरे करके फिर उनको डायबिटीज बढ़ जाती है। और चूंकि डायबिटीज में भी कई बार बहुत ज्यादा लक्षण नहीं होते तो इसलिए वो उसको नेग्लेक्ट करते रहते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है कि इन्होंने अपना टेस्ट कराया। जैसे मैंने दूसरा बताया, अगर इनके नजदीकी कोई स्वास्थ्य केंद्र है तो वहां पे डॉक्टर से संपर्क करें, वो इनको और भी उचित सलाह देंगे कि किस तरीके का हमें आहार लेना चाहिए, कितनी हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए और क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि हम डायबिटीज से बच सकें। जी। और डॉक्टर वार्ष्णेय, इन्होंने एक दूसरा सवाल भी ये किया है कि आपका जवाब सुनने के बाद कि HbA1c टेस्ट ये कब करा सकते हैं? क्या इसे खाली पेट कराना जरूरी होता है या किसी भी वक्त हम इसे करा सकते हैं? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये देखिए 3 महीने का एवरेज है लगभग जो हमारी बॉडी में, क्योंकि ये हमारी जो रेड ब्लड सेल है, हीमोग्लोबिन है, उससे जो हमारा ग्लूकोज है ना वो टाइड अप होता रहता है। तो चूंकि 3 महीने का एवरेज है तो फिर इस पे फास्टिंग या खाने का या किसी चीज का असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो
तो किसी भी समय जो है ये कराया जा सकता है, चाहे आप खाली पेट करा लें, चाहे नाश्ते के बाद करा लें, खाने के बाद करा लें, क्योंकि उस पर इमीडिएट शुगर का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये पिछले 3 महीने का एवरेज है। तो इसमें हाँ, जहाँ तक शुगर का टेस्ट होता है तब हम जरूर कहते हैं उसमें 2 टेस्ट होते हैं कि एक फास्टिंग ब्लड शुगर होता है जिसमें आपको कम से कम 10 से 12 घंटे फास्टिंग होना चाहिए। दूसरा फिर पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर होता है, जो कि 2 तरीके से करते हैं। अगर जो आइडियल होता है तो उसमें आप 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं और उसके 2 घंटे के बाद करते हैं। अगर नॉर्मल देखते हैं तो जो भी नॉर्मल आपने फूड खाया, नाश्ता किया, तो उसके 2 घंटे के बाद करते हैं। तो ये सब तीनों टेस्ट मिला के हमें ये स्टेटस बताता है कि आपके शुगर का क्या स्थिति। जी, और लोनी गाजियाबाद का रुख करते हैं और बात करते हैं यामीन भाई रेडियोवाला से। यामीन भाई नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। वासने सर को भी नमस्कार जी। जी नमस्कार यामीन सर, मैं यामीन भाई रेडियोवाला। जी सर, मैं जानना चाह रहा था कि जो बच्चों को 15 साल से 18 साल तक के जो बच्चे हैं इनको भी तीसरी डोज दी जाएगी क्या, तो ये बताएं। और बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी बनी रहे, इसके लिए खान पान में क्या मतलब परिवर्तन करें। देखिए, अभी जैसे मैं पहले कहा, अभी जो तीसरी डोज है या प्रिकॉशनरी डोज है, जिन लोगों को वैक्सीनेशन 9 महीने हो चुके सेकेंड डोज के बाद, अभी सिर्फ भारत सरकार ने उनके लिए एडवाइस की है। क्योंकि बच्चों का तो देखिए अभी ही शुरू हुआ है, तो अभी तो जो डोज है 2 डोज जैसा है कि वो एक पहली डोज और फिर उसके 4 हफ्ते बाद या 28 दिन के बाद आपको दूसरी डोज लेनी। और फिर धीरे धीरे करके जैसे होता है ना कि देखिए एक साइंस है हमारी, इस साइंस में लगातार स्टडीज चलती रहती है और वो एडल्ट पॉपुलेशन हो चाहे बच्चों में, उनमें जो है लगातार स्टडी से ये देखा जाता है कि उनका इम्यून स्टेटस कैसा रहता है, कितने दिनों के बाद कम होता है। तो जो एडल्ट में अभी दिया गया है कि 9 महीने के बाद वो यही देखा गया है साइंटिफिक स्टडी में कि 9 महीने के बाद इम्यूनिटी कम हो रही है, तो वायरस से लड़ने की क्षमता फिर कम हो जाएगी। इसलिए हमने बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज सरकार ने 9 महीने के बाद बोली है। अगर बच्चों में भी फिर ये स्टडी लगातार चलेंगी, अगर उनमें भी लगा कि भाई 9 महीने के बाद वो उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है सेकंड डोज के बाद, तो उनमें भी सुझाव आ सकता है। परंतु अभी जो स्टेज है वो स्टेज आई नहीं है, क्योंकि अभी तो प्राइमरी वैक्सीनेशन उनका चल रहा है, जिसको हम कहते हैं कि फर्स्ट डोज और सेकंड डोज। काफी लोगों ने फर्स्ट डोज ले ली है, काफी लोगों ने सेकंड डोज ले ली। तो अभी तो ये इम्यूनाइजेशन पूरा हो जाए, तो फिर समय के साथ लगातार जो हमारे स्टडी चलती रहती है उसके हिसाब से एडवाइजरी दी जाती है और उसी के हिसाब से सबको डोज दी जाती है। और अब तक श्रोताओं 3 करोड़ लोगों ने जो प्रिकॉशनरी डोज है इसे लगवा ली है। और जैसा कि डॉक्टर वार्ष्णेय ने बताया कि अगर आपकी प्रिकॉशनरी डोज अभी ड्यू है तो आप उसे जरूर लगवाएं और कोविड से लड़ने में अपने को मजबूत करें। और डॉक्टर वार्ष्णेय, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि अमन जी का ये सवाल है कि क्या हमें प्रिकॉशनरी डोज में वही वैक्सीन लेनी होगी जो हम पहले लगवा चुके हैं? हाँ, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। अभी तक जो स्टडी आई है उस पर सिर्फ यही एडवाइजरी की है कि आपने जिस तरीके की पहली वैक्सीन और उसकी दूसरी डोज लगवाई है वही प्रिकॉशनरी या बूस्टर डोज लगेगी, मिक्सिंग नहीं होगी। हालांकि कुछ स्टडी विदेशों में हुई थी जहां ये देखा गया था कि अगर हम वैक्सीन को मिक्स करते हैं तो इम्यून रेस्पॉन्स ज्यादा अच्छा पाया गया, परंतु अभी जो हमारे देश में अध्ययन है या और जगह भी नॉर्मली मिक्सिंग एडवाइज नहीं है। तो जो अगर आपने कोवैक्सीन ली है तो आप कोवैक्सीन की डोज लेंगे, अगर आपने दूसरी डोज ली है तो आपने दूसरी वैक्सीन ली है तो वो दूसरी वैक्सीन लगेगी। तो जो भी वैक्सीन जिसको दी जा रही है वो वही वैक्सीन उसको लेनी चाहिए और दूसरी वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। जी, और हमारे एक लिसनर सुशील ने हमें सवाल भेजा है और ये जानना चाहते हैं कि डायबिटीज के क्या लक्षण हैं और किसी व्यक्ति को कब पता चलता है कि उसे डायबिटीज है। कई बार जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बोला कि इट्स अ साइलेंट किलर और कई बार लक्षण नहीं आते, लेकिन अगर लक्षण आते हैं तो किस तरीके के लक्षण हो सकते हैं? हाँ, देखिए अब अच्छा सवाल है। खासतौर से देखिए जो हमारे देश में डायबिटीज मैं बता दूं 2 तरीके की होती है। एक टाइप 1 डायबिटीज होती है जिसमें जो पेनक्रियाज में इंसुलिन सेल बनाती है वो होती ही नहीं, जो ज्यादातर बच्चों में पाई जाती है और वो हमारे देश में सौभाग्य से बहुत ज्यादा नहीं है, 5% से ज्यादा नहीं है। और दूसरी होती है जो टाइप 2 डायबिटीज होती है, जो एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज होती है, वो 90 से 95% केस होते हैं। और ज्यादातर केस में देखिए शुरुआती लक्षण अगर होते हैं तो शरीर में जैसे थकावट आना
या जो क्लासिकल डायबिटीज होती है, जब आपका शुगर लेवल ज्यादा होता है तो आपको बार बार पेशाब जाने की जरूरत होती है, आपको प्यास ज्यादा लगती है, आपको भूख ज्यादा लगती है, आपका वजन गिरने लगता है, आपको बार बार इन्फेक्शन होने लगते हैं, खासतौर से गले के इन्फेक्शन, त्वचा के इन्फेक्शन या पेशाब के रास्ते के इन्फेक्शन होने लगते हैं। तो अगर ये कोई भी लक्षण होते हैं तो आप तुरंत नजदीकी केंद्र में जाएं। कई बार जैसे अत्यधिक थकावट है या फिर लंबे समय में मान लीजिए आपकी आंखों में चश्मा रहा, तो उसकी जो चश्मे की आई साइट है वो लगातार जो है बदलती रहती, बहुत जल्दी जल्दी गिर रही, तो ये भी हो जाता है। और जो महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं उनमें अगर एबॉर्शन वगैरह हो जाते हैं तो वो भी एक डायबिटीज उसी स्टेज का लक्षण हो सकता है। तो बहुत से लक्षण होते हैं, लेकिन कई लोगों में जैसे हम लोगों का अपना अनुभव रहा है कि ये सब लक्षण होने से वो उसको दूसरी तरीके से एक्सप्लेन खुद कर लेते हैं कि शायद थकावट ज्यादा मेरे काम की वजह से है, या मैं पानी बहुत ज्यादा पीता हूँ इसलिए मैं यूरिन बहुत ज्यादा जा रहा हूँ, या मेरा खाना कम कर दिया इसलिए मेरा वजन कम हो रहा है। तो ये नहीं, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें से कोई भी लक्षण है, परंतु मैं तो हमेशा ये कहूंगा कि अगर आपके शरीर में कुछ भी आपको नॉर्मल अगर नहीं लग रहा, नॉर्मल उत्साह नहीं है, तो आप तुरंत जरूर एक बार डॉक्टर के पास जाएं। और खासतौर से देखिए अभी जो है हम हर युवा को, चाहे वो 20-25 साल से ऊपर है, उसको हम जरूर कहते हैं कि साल में एक बार अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं, ब्लड शुगर जरूर चेक कराएं। इससे ही होता है कि ये बीमारियां तेजी से बहुत अर्ली स्टेज पे हमें पकड़ने में मदद मिलती है, क्योंकि धीरे धीरे करके आजकल जिस तरीके की जीवन शैली हो गई है, बहुत लोग जो है इस तरीके का फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाने लगे हैं, और जो हमारा एक्सरसाइज का लेवल है वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो इससे ये बीमारियां जिसको हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं जी वो बढ़ रही है। और डॉक्टर वार्ष्णेय हमारी कॉलर जुड़ गए हैं, अनिल कुमार जी दिल्ली से आइए, इनका सवाल ले लेते हैं। हेलो अनिल जी। हाँ नमस्ते सर। जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। जी नमस्कार सर। मेरा सवाल ये है कि जैसे जो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं बढ़ा हुआ होता है जी, तो उस कोलेस्ट्रॉल बढ़े होने से क्या दिक्कत होती है ये जानना चाहिए, क्योंकि मुझे 2 बार डॉक्टर ने बताया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लेकिन उससे कोई उसकी दिक्कत के बारे में जानना। हाँ ये बहुत ही आजकल देखिए कॉमन जागरूकता हो रही है, बताते हैं जी बिल्कुल जी। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल देखिए हमारे शरीर में जो फैट का हिस्सा है, चिकनाई का हिस्सा है, और ये जब हमारा कोलेस्ट्रॉल ब्लड में एक लेवल से ज्यादा होता है तो ये जो चिकनाई है, हमारी जो धमनियां होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, उनमें सब जगह डिपॉजिट हो जाता है। और चूंकि हमारी जो हार्ट की आर्टरी होती है वो बहुत नैरो होती है, तो उनमें जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है तो इन लोगों में हार्ट के पेन, हार्ट एंजाइना या हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरीके से जो ब्रेन की आर्टरी है वहां पे भी अगर कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो आपको स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है तो आपको तुरंत ही सावधान हो जाना चाहिए। ज्यादातर केस में आपको अपने फूड पे हैबिट रखना है, जो आपका फैटी फूड है उसको कम से कम करना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए। अगर फिर भी कोलेस्ट्रॉल नियमित मात्रा में नहीं आ पा रहा तो आपको डॉक्टर की सलाह से कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयां भी लेनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये देखा गया है कि चाहे वो आपको डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो या कोई भी बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल ही जो है मेन जी बिल्कुल। और डॉक्टर वार्ष्णेय अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी धन्यवाद। श्रोताओं आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पूर्व कंसल्टेंट डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।